नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। नक्सलवादी ऑपरेशंस एक नई ऐतिहासिक, जिसको कह सकते हैं कि मोड़ पर आ गया है और जैसा लक्ष्य रखा गया है गृह मंत्री अमित शाह ने, मार्च 2026 वो पूरा होते दिखाई दे रहा है। एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, और खुद गृह मंत्री भी इस बात को मान रहे हैं कि ओडिशा में एक कुख्यात आतंकवादी नक्सल, मैं तो इसलिए उसको आतंकवादी कहता हूं, हमारे प्रगतिशील मित्र उन्हें आतंकवादी नहीं कहते, जबकि उन्होंने जितनी बड़ी हत्याएं की, खास करके मुझे इस बात पर भी एक तरह से कहना चाहिए कि लगा कि 32 उन्हें, आप समझिए कि कितने वर्ष बाद, 43 ईयर्स, 42-43 वर्ष बाद ऐसा कुख्यात नक्सली जो हत्याओं का सरगना बने रहा, वो कैसे करता था। और कांग्रेस की पार्टी के जो नेता राहुल गांधी, जिनके प्रति समर्थन रखते हैं, बल्कि उनकी सरकार जब थी मनमोहन सिंह की, सहानुभूति, अजीत जोगी टाइप के जो नेता थे जिन्होंने सहानुभूति रखी, लेकिन कांग्रेस के ही नेता विद्याचरण शुक्ल सहित कितने ही कांग्रेसियों की हत्या इन्हीं नक्सलियों ने की, बाकायदा बारूद बिछाकर छत्तीसगढ़ में। आपको याद होगा ये घटना, आज लगभग 10 वर्ष से अधिक हो गई, 2013 के आसपास की घटना है। जिस तरह से उनको रास्ते में बारूद बिछा करके जिसको लगाया जाता है और उनको, उनकी जीप उनकी जा रही थी चुनाव, मतलब तरह से कहते राजनीतिक, शुक्ला तो उस इलाके के रहे, रविशंकर शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला वहां मुख्यमंत्री रहे, विद्याचरण शुक्ला रहे। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका बाद में समझौता हुआ, फिर कांग्रेस के साथ संबंध रहे, लेकिन सवाल पार्टी का नहीं है। देश का कोई नेता जो राजनीति में रहे हों, उनके सहित कांग्रेसियों की नृशंस हत्या की जिस नक्सली ने, उसका नाम कहने को गणेश है, पता नहीं असली नाम है या नहीं, लेकिन ओडिशा में उसे मुठभेड़ में इस बार मारा गया कल, और जिसके ऊपर कितना है, 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए का इनाम उस पर था, खाली उसको गिरफ्तारी का, छोटा मोटा इनाम नहीं था। आप देखिए कि जो डकैत है, और कितने ही सरेंडर कर चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप समझिए कि अब 8-10 कुछ जगह स्थान ऐसे होंगे जहां होंगे, जिसको कह सकते हैं कि, बल्कि बताया जाता है कि 6 कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अब भी बचे हैं, वरना कितने ही हजारों मैंने आपकी संख्या में जिस तरह से वो हत्याएं करते रहे हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पिछले दिनों में, पिछले महीनों के दौरान सरेंडर भी किया है। इसलिए मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं, मैं इस समस्या पर जा रहा हूं। और उस पूरे आदिवासी इलाकों में मैं पहले भी इस पर प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन आज ये विशेष मौका है जब भारत के बाहर, देखिए अब सिंदूर ऑपरेशन के बाद वहां से पाकिस्तान से सीधा तो बहुत आसानी से नहीं हो पा रही घुसपैठ, कहीं ना कहीं, चूंकि इतना हिमालय की श्रृंखला है, वहां कहीं घुस जाएं कश्मीर में, वो समझ में आता है उसको, वो अपने घुसपैठियों को नहीं हो तो जो पहले से घुसे हुए हैं या जो उनके प्रति जहां वो फंडिंग करते रहे, पैसा देते हैं, ऐसे कुछ इक्का दुक्का भी जब हरकतें करते हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। लेकिन इस समय गुलमर्ग और वहां पर बड़े पैमाने पर पर्यटक गए, जो रिकॉर्ड है। तो कश्मीर सुकून में है, लेकिन ये आदिवासी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना, इन सब इलाकों में जो अड्डे बने हुए थे, धीरे धीरे उनका सफाया हो गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की। मैं तो इसे मानता हूं कि भारत, इसलिए मैं उसको ऐतिहासिक कहता हूं, चूंकि नक्सल समस्या लोग समझते थे कि सब होगा ही नहीं, जंगलों में छिपे हुए हैं, चूंकि सेना को आप अलाउ नहीं करते हैं। सेना को अलाउ करते तो कश्मीर में जैसे मारे जाते वैसे मारे जाते, कब के खत्म हो जाता। लेकिन हमारी यहाँ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, खाली सीआरपी वहां काम करेगी, पुलिस करती है। लेकिन जो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सेंट्रल रिजर्व पुलिस, आप ये कहिए उनका, सीआरपीएफ का, इसी तरह से राज्य सरकार की पुलिस का, ये ठीक है, बीच में कांग्रेस सरकार आई, थोड़ा उदारता हो गई थी, आपको याद होगा, उसीलिए कुछ ऐसा हुआ कि फिर उनकी गतिविधियां बढ़ने लगी थी, और अभी भी कुछ घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हुआ। लेकिन ओडिशा में भी अब किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो तालमेल राज्यों में हो। मैंने कहा ना, मैं कश्मीर भी गया था तो वहां कहा गया था कि इसीलिए जब शासन लगाया गया, दूसरी स्थितियां बदली,
तब ये कहा गया कि भाई जो पुलिस में ऐसे जो लोग गड़बड़ होते थे, भ्रष्ट होते थे, उनको सबको धीरे धीरे किनारे करके अलग किया गया और जो सही लोग हैं, जो भारत के हित में सोचते हैं, उनको लगाया गया। तो आप पुलिस में भी गलत लोग हो गए तो नक्सली से मिलकर के वो फिरौती लेते थे नक्सली। इंजीनियर का अपहरण करेंगे, सड़क नहीं बनने देना है, स्कूल बन रहा है तो उसको नष्ट कर देंगे, जला दिया जाएगा, अस्पताल को नष्ट कर दिया जाएगा। नक्सलियों ने जो जितना नुकसान किया है उतना जम्मू कश्मीर के आतंकवादी भी, जिसे कहते हैं इतने वर्षों में जो कर सके वहां या कुछ वर्षों में, चूंकि एक तरह से उनको अच्छा कहने को विचारधारा माओवादी विचारधारा कहने को इसलिए साहब उनको तो आप एक्सट्रीमिस्ट कहिए, आप उनको अतिवादी कहिए, उनको ये भी मत कहिए कि वो हिंसावादी हैं। देखिए आतंकवादी तो कहने की बात दूर है। दूसरा, उन लोगों ने जिस तरह से ये गणेश नहीं इसके साथ के जो लोग रहे हैं, पहले भी कितने ही लोगों के बीच में मुठभेड़ जब हुई है तो उसके बाद वो मारे गए। अब चूंकि पूरा तय कर लिया सरकार ने कि भाई आप या तो सरेंडर करिए, पूरा मौका दिया गया है, घोषणाएं की गई, पुलिस की तरफ से भी की गई, भारत सरकार की तरफ से किया गया, और सरेंडर करने वालों की संख्या बंदूकें ले लेकर के कितने ही फोटो आए पिछले महीनों के दौरान, आपने देखे होंगे। इस दृष्टि से मैं ये मानता हूं कि जो लक्ष्य रखा गया है, हो सकता है उसके बाद तो देखिए घटनाएं तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन कहीं भी होती है, अतिवादी कुछ घटना हो सकती है, हिंसा की घटना हो सकती है, लेकिन जैसे डकैत खत्म हुए ना चंबल रीजन से, जयप्रकाश जी को भी उसका श्रेय जाता है कि वो उस समय जाकर के विनोबा भावे थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी उनको लगा कि एक रास्ता है जिसे समझौता हो, वो लोग मान जाए। तो डकैत चंबल बिहड़ों में जो डकैत होते थे खत्म हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ निकला तो नक्सली जो बंगाल से शुरू हुआ था, लेकिन वहां भी सिद्धार्थ शंकर रे थे, उन पर जातियों के आरोप आए, लेकिन उस समय उन्होंने काफी हद तक उन पर कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर किया था। ये अलग बात है कि बाद में धीरे धीरे फिर उभर करके आ गए, उसकी सरकार बदली, ये सब स्थितियां बदलती रही। अब छत्तीसगढ़ जहां विकास की धारा शुरू हुई है, पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, पिछले 10-15 साल जब उस समय रहे, फिर 5 साल कांग्रेस का राज आया, नहीं है कि ऐसा नहीं कि वो धाराएं बिल्कुल रुक गई, नीतियां बदली, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और केवल भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं, कांग्रेस के लोग भी बेचैन रहे हैं। कुछ अपवाद जो छोड़ दिए, जो बिल्कुल ही समर्थक उनके प्रति उनके साथ सहानुभूति रखते थे कि चलिए वोट हमको दिला देंगे। आदिवासी अब मुख्यमंत्री है तो आदिवासी सब अब समझ में आ गए आदिवासियों को कि हमारा हित, जहां नमक लेने के लिए उनको वीरों चलना पड़ता था, अब जब उनको खुद अपने पास मोटरसाइकिल रखने की स्थिति आ गई, उनका अनाज बिकने लगा, या जहां अनाज नहीं है वहां अनाज पहुंचने लगा, जहां उनको प्रशिक्षण मिल सकता था वहां पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गए, तो आदिवासी भी अब किसी तरह उनको सहानुभूति, पहले होता था कि वो घरों में डरा धमका कर बंदूक की नोक पर घरों में शरण भी ले लेते थे। धीरे धीरे उन आदिवासियों में से कुछ ऐसे युवा जो बेरोजगार हो, जिनके पास अशिक्षा हो, उनको कुछ भड़का करके कि तुम्हारी जमीन छिन रही है, तुम्हारे पेड़ पर कब्जा होगा, यहाँ रेल आएगी तो ये तुम्हारा नुकसान होगा। मैं जाकर के उन इलाकों में देखा है, उनको ये कहा जाता था, बात की जाती तो कहते नहीं यहाँ पर आएगा तो बाहर वाला कब्जा कर लेगा, हमें मार के भगा देगा। भगाना नहीं, उनको डरा डरा करके, क्योंकि बाहर से कोई इंडस्ट्री आएगी, विकास होगा, वो शिक्षित हो जाएंगे। भाई वरना स्कूलों को की बिल्डिंग को क्यों नष्ट किया नक्सलियों ने हिंसा से, अस्पताल को बिल्डिंग बनने से रोका, सड़कों को बनने से रोका, किसी भी पूरी विकास प्रक्रिया को रोकना। तालिबान भी अपने यहां तो सड़क बनाया ना, यहां पर तो सड़क नहीं बनने देते, 50-50 साल ऐसे निकल गए। और ऐसे नक्सलियों को नियंत्रण करने के लिए इन 3-4 राज्यों में जो ऑपरेशंस हुए हैं, ये भारत सरकार की, मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि एक तरफ सिंदूर ऑपरेशन करके पाकिस्तान में घुसकर मारा गया, यहां जंगलों में छुपे हुए, जहां बिल्कुल ही ढूंढना मुश्किल होता था, वहां हमारे सशस्त्र बलों ने, पुलिस बलों ने और ईमानदारी से इसको कैसे जान पर खेल कर, कई लोग सीआरपीएफ के मारे गए, पुलिस के जवान मारे गए, उनके प्रति नमन किया जाना चाहिए, श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। और जो लोग उनके सहानुभूति रखते थे, मेरा ख्याल उसी लिए बार बार ये आवाज उठती है कि जो अर्बन नक्सल्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भी कह चुके हैं, और मैंने पहले कार्यक्रम में भी कहा है, उनको उन छिपे रहने के लिए, उनके लिए कानूनी सहायता देने के नाम पर उनको फंडिंग कहीं से हो रही है। और ये भी सही है कि उसको बाहर से कैसे फंडिंग होती, जरूरी नहीं कि वो चाइना से हो रही है कि अमेरिका से हो रही है, कहां से हो रही है। जिनको भारत में अराजकता पैदा करना है, जिनको भारत में हिंसा और शांति का माहौल दिखाना है, जिनको भारत की प्रगति खटकती है, और जहां देखिए ये सब इलाके कौन से हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना, माइंस यदि कह सकते हैं तो सबसे अधिक इन्हीं, वैसे ठीक है राजस्थान में भी है, दूसरे प्रदेशों में भी मिलेंगी आपको,
लेकिन सबसे अधिक हमारी प्राकृतिक संपदा जिन राज्यों में है, ये बाहरी षड्यंत्र और भारत के जयचंद, जिसको कहते हैं गद्दार से गद्दार, भारत के विरोधी ताकतें, उन्होंने अपने गढ़ बनाए। नक्सली आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया माओवाद के नाम पर, उनके दिमाग में जहर घोला और कहा कि तुम्हारे जंगल, तुम्हारे घर, तुम्हारे उस पर कब्जा होगा, दूसरी पूंजीपति आएगा, सरकार आएगी, सत्ता विरोधी वोट मत दो। छत्तीसगढ़ में अब आदिवासी सब बड़े पैमाने पर वोट देने लगे और इसीलिए अब उनकी संख्या बहुत सीमित रह गई है। आने वाले समय में सबसे बड़ी उपलब्धि यदि होगी, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करके सिंदूर ऑपरेशन का काम हुआ, ऐसे ही नक्सल का सफाया करने का जो लक्ष्य है वो आने वाले महीनों में, बस अब तो 2026 शुरू होने वाला है, तो देखा जाए कि होली का दहन जैसे होता था राक्षसी का, उसी तरह से यहां पर भी होली का दहन जब हो तब इसके बाद खुशी मनाई जाए होली, जो बड़ी मशहूर है बस्तर की होली। ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि बस्तर की होली, बस्तर का दशहरा, उन आदिवासियों के बीच का जो रंग बिरंगा त्योहार वो कैसे मना सके, वो दिन दूर नहीं है। इसी आशा उम्मीद के साथ HSI में हम विराम देते हैं। HSI आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।